हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली उसके आर्थिक सुधारों में से महत्वपूर्ण सुधार था। उसके इस आर्थिक सुधार को या बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था प्रणाली, इसको पढ़ने के लिए हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे है इसके स्रोत कि किन किन स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, उद्देश्य, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्यों प्रारंभ किया, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से अलाउद्दीन ने इसे लागू किया, कार्यक्षेत्र, इसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर थी और ये बाजार नियंत्रण की व्यवस्था क्या थी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्रोतों की। स्रोतों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वपूर्ण उस काल की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, इसका इतिहासकार है बर्नी। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक खजाइन उल फतूह, जिसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। इसामी के द्वारा लिखी हुई फतूह सलातीन, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई किताबुल रहला और फरिश्ता के द्वारा लिखी गई तारीख फरिश्ता। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे जिसको ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसमें इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान की यह योजना जनसाधारण को सुख और चैन कल्याण हेतु लागू की गई थी। इस मत की पुष्टि करते हुए खैर उल मजलिस के लेखक हमीद कलंदर ने भी यही कहा है कि इसे सुल्तान देश के सभी लोगों की भलाई के लिए लागू किया गया एक महान कदम बताया है। इस प्रकार पहला जो उद्देश्य है जनता के सुख और कल्याण के लिए। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने इसका उद्देश्य दूसरा वाला बताया गया है कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए भाई बार बार जो मूल्य की वृद्धि होती है उस पर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, उसके लिए इसने यह व्यवस्था लागू की थी। उनके अनुसार अलाउद्दीन ने अपने राज्यारोहण के समय दिल्ली की जनता के बीच धन वितरित किया गया था। परिणाम स्वरूप लोगों के आसपास सोने चांदी का बाहुल्य हो गया था। वहीं इसके सापेक्ष बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की गति से कम मात्रा में थी। परिणामतः ऐसी परिस्थितियों में मूल्य में वृद्धि अब स्वतः ही हो गई थी, जिसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया। एक अन्य मत जिसके अनुसार प्रजा को आर्थिक राहत देने के लिए अलाउद्दीन ने लागू की थी के अनुसार अलाउद्दीन ने अपनी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देने हेतु प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना चाहता था, ताकि वे जनता की विद्रोही प्रवृत्ति को पर रोक लगा सके। जनता विद्रोही प्रवृत्ति त्याग कर सुल्तान के राजत्व में विश्वास करने लगे। उपयुक्त सभी तर्क आंशिक सत्यता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आधुनिक इतिहासकार इसे ठोस कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो सर्वमान्य कारण निकल कर आता है वह यह है कि अलाउद्दीन विशाल सेना के खर्च की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रणाली को लागू किया था। इस हेतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का है। माना जाता है कि बर्नी के अनुसार सुल्तान के द्वारा यह योजना परोपकारी भावना से नहीं बल्कि विशाल सेना के खर्च की समस्या को ठोसता के साथ हल करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं मंगोल की समस्या से निपटने हेतु एक विशाल सेना का गठन किया। सामरिक महत्व वाले स्थानों पर किलों का निर्माण किया। राजधानी के चारों ओर ऊंची दीवार का निर्माण भी करवाया। सैनिकों को यदि तत्कालीन प्रचलित उच्च
वेतनमान पर नियुक्त किया जाता तो राजकोष व राज्य के वार्षिक आय इतनी नहीं थी कि इस विशाल सेना का आर्थिक भार वहन किया जा सके। चूंकि विशाल सेना रखना आवश्यक था, अतः सैनिकों के वेतन में कमी की गई, लेकिन इस कम वेतन में भी सैनिक आर्थिक रूप से संतुष्ट रह सके, इसलिए हेतु सुल्तान ने उनके दैनिक काम में आने वाली वस्तुओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का निश्चय किया। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसी का परिणाम थी। बर्नी ने यह भी लिखा है कि दिल्ली की आम जनता को भी इस सुविधा का लाभ उठाकर नियंत्रित मूल्यों पर वस्तुएं खरीदने की छूट प्राप्त थी। इस प्रकार यह उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका था। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन ने इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया। तो अलाउद्दीन ने अपनी चित्तौड़ विजय 1303 में की थी। 1303 में चित्तौड़ विजय से लौटने के पश्चात गहन मंथन के बाद एक के बाद एक 7 आदेश जारी किए। इन आदेशों के द्वारा खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर सुई तथा आयात किए गए कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़े, मवेशी व गुलामों तक की बाजार कीमतें कठोर नीति के द्वारा निर्धारित कर दी गई। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण के उपाय के रूप में उसने 7 अधिनियम पारित किए। पहला अधिनियम था वस्तु के मूल्यों का निर्धारण। सभी प्रकार की वस्तुओं, खाद्यान्नों, वस्त्रों, मवेशियों इत्यादि के मूल्य का निर्धारण कर दिया गया। दूसरा, बाजार के अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जैसे बाजार का अधीक्षक, शहनाई मंडी, बरीद खुफिया अधिकारी, मुनहिनियान गुप्तचर की नियुक्ति की गई। तीसरा, दोआब क्षेत्र से अनाज एकत्र किया गया। यह अनाज लगान के माध्यम से एकत्र किया गया कि दोआब से जो भी अनाज लगान होता था वह अनाज के रूप में लिया जाता था। चौथा, खाद्यान्न व्यापारियों को निर्देश दिए गए। यह निर्देश दिए गए कि शहनाई मंडी के नियंत्रण में रहे और अनाज को दिल्ली तक लाने की सुचारू व्यवस्था की गई। पांचवा, जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनाज जो लोग सस्ता खरीदकर महंगा बेचते थे उस पर लगाम कस दी गई। छठा, सरकारी खरीद को प्रोत्साहन दिया गया। लगान वसूली की समुचित व्यवस्था कर निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की व्यवस्था बताई गई। सातवां, गुप्तचरों को निर्देश दिए गए। मंडी अथवा अनाज के बारे में दैनिक क्रियाकलाप संबंधित प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट देने गुप्तचरों को विशेष निर्देश दिए गए। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर था। तो इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो इसका कार्यक्षेत्र दिल्ली के आसपास था। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या केवल राजधानी दिल्ली व उसके समवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई अथवा साम्राज्य के सभी भागों में। इतिहासकारों में इस विषय में एक सर्वमान्य मत का अभाव है। फिर भी बर्नी का मत सर्वाधिक स्वीकृत मत माना जाता है, जिसके अनुसार यह योजना दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ही लागू की गई। चूँकि मुख्य लश्करगाह या सैनिक छावनी और अधिकतर शाही सैनिक दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में ही तैनात थे, इसलिए बाजार नियंत्रण का मुख्य केंद्र दिल्ली को ही बनाया गया। बाजार नियंत्रण से संबंधित प्रमुख अधिकारियों जैसे दीवाने रियासत, समस्त जो बाजार व्यवस्था का महानिरीक्षक हुआ करता था, केंद्रीय मंत्री था। शहनाई मंडी बाजार का अधीक्षक था। बरीदे मंडी बाजार का खुफिया प्रमुख था, गुप्तचरों का प्रमुख था। जैसे अधिकारियों का उल्लेख केवल दिल्ली में ही मिलता है। सराय अदल न्याय का स्थान, नियमित और आयातित वस्तुओं का बाजार होता था। इस बाजार का केवल दिल्ली में होने का उल्लेख प्राप्त होता है। बर्नी अनेक बार यह वर्णन देते हैं कि लश्कर लोग भारी मुनाफे के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली से
कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचते थे। बर्नी लिखते हैं कि राजधानी दिल्ली में वस्तुओं के सस्तेपन के कारण दूर दराज के लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। अब हम बात करते हैं कि इस व्यवस्था को लागू किस प्रकार किया गया। इस योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग, जिसे दीवान रियासत विभाग कहा जाता था, जिसका प्रधान सदर ए रियासत था। इसके अधीन साम्राज्य के सभी बाजार आते थे। मलिक याकूब, जो कि पूर्व में बाट मापतोल विभाग के अधीक्षक रह चुका था, को इस पद पर नियुक्त किया गया। दीवान रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए भी अधीक्षक नियुक्त किए गए, जो उसके अधीन हुआ करते थे, जिसे शहनाई मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को अनाज मंडी तथा रईस परवाना को सराय अदल का शहना नियुक्त किया। सभी व्यापारियों को शहना मंडी में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। विद्यार्थियों, दीवानी रियासत, जिसका प्रधान सदर रियासत हुआ करता था, उसके अधीन सारे मंडी के जो अधिकारी थे, शहनाई मंडी हुआ करते थे। यह एक बाजार का एक प्रमुख अधिकारी था। सारे व्यापारी इसके अंडर में हुआ करते थे। शहनाई मंडी में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। यदि कोई व्यापारी बाजार के तय मापदंडों के खिलाफ पाया जाता तो उसे कठोर दंड देने का भी प्रावधान था, जो शहना मंडी दे सकता था। बर्नी लिखता है कि कम तोलने वाले व्यापारी की सजा यह थी कि उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाना। इस प्रकार बहुत कठोर नियंत्रण था। बाजार हेतु तीसरा जो प्रमुख अधिकारी था वह था बरीद ए मंडी, जिसका प्रमुख कार्य मुन्शियानों, गुप्तचरों की सहायता से बाजार की गतिविधियों की पर नियंत्रण रखना, निगरानी करना, सुल्तान को बराबर इसकी सूचना देना। यह अधिकारी सीधे रिपोर्ट सुल्तान को प्रस्तुत करने के कारण बाजार में लोग उससे डरते थे। इन सब के अलावा सुल्तान स्वयं भी अपने दासों, अपने व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर बाजार से वस्तुएं खरीदवा कर व्यवस्था का निरीक्षण करता था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने राजधानी दिल्ली में 3 अलग अलग तरह के बाजार स्थापित किए। गल्ला बाजार अर्थात खाद्यान्न बाजार, सराय अदल अर्थात वस्त्र अन्य निर्मित वस्तुओं का बाजार, घोड़ों, गुलामों और मवेशियों का बाजार। इन बाजारों में सम्मिलित रूप से कुछ सामान्य नियम थे। किस्म के आधार पर मूल्यों का निर्धारण था। दलालों, बिचौलियों पर कठोर नियंत्रण था। सुल्तान के द्वारा लगातार अपने पर्यवेक्षकों के द्वारा जांच करते रहना एक महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नियमों के द्वारा बाजार की व्यवस्था स्थापित की। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे की क्लास में हम इसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे।